नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 4 जून 2019 और 6 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं और इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि हमारे सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी दूसरे एडिशन में, किसी दूसरी किताब में ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। इसके अलावा आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को, क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपने वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। हम जो भी यहाँ डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपके सामने 105वां सेंटेंस जो इस बुक के, इस एडिशन के सीक्वेंस के हिसाब से है। किसी और बुक में ये किसी और सीक्वेंस पे हो सकता है। आप ये एग्जाम का नाम और जो डेट दिया हुआ है इसके हिसाब से भी ये थोड़ा 1-2 पेजेस पलटेंगे तो आगे पीछे कहीं मिल जाएगा। द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो, सेंटेंस को एनालाइज करते जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करते जाएंगे। द वर्कर्स, वर्कर नाउन हो गया, द लग गया उसके लिए आर्टिकल, आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं, पूरी नाउन फ्रेज लिखी है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद लग गई इसकी ऑब्जेक्ट। दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री, फैक्ट्री नाउन हो गया, टेक्सटाइल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव और दिस लग गया डिटर्मिनर, डिटरमाइन करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए दिस और डैट लगाए जाते हैं। जो प्लेस में नियर हो, टाइम में नियर हो उसके लिए दिस, जो दूर हो, डिस्टेंट हो उसके लिए डैट लगाया जाता है। दिस फैक्ट्री, दैट फैक्ट्री। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है ये तो इस नाउन फ्रेज के लिए, द वर्कर्स के लिए एडजेक्टिव फ्रेज है, सब्जेक्ट को हमारा द वर्कर्स। उसके बाद वर्ब लगी है डिमांड, जो कि हमारी मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो, वर्कर्स के हिसाब से डिमांड तो सही लगा रखी है, अभी तक तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ने पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है, देख लेते हैं। चूंकि डिमांड ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हायर वेजेस। वेजेस का मतलब इनकम, वेज का मतलब लेबर भी हो जाता है। ये जो वेज है, वेज का मतलब होता है लेबर, ठीक है। वेजेस का मतलब हो जाता है इनकम या सैलरी, या सैलरी। तो हायर वेजेस, पहले जितनी वेज मिलती थी, पहले जितनी वेजेस मिलती थी, पहले जितनी मजदूरी मिलती थी, उससे हायर की बात की जा रही है। तो कंपेरेटिव डिग्री का सेंस है, कंपैरिजन का सेंस है, इसीलिए जो है एडजेक्टिव यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री में लगाया गया है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब देखिए फोर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, फोर प्रीपोजिशन लगा हुआ है ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए। अ लॉन्ग टाइम क्या हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। तो अगर आप एक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं तो आपको फिर इंडेफिनिट स्टेट वर्ब की नहीं लगा सकते, आपको लगानी पड़ेगी परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहाँ है फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस? हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। देखिए, हैव डिमांडेड भी लगा सकते थे लेकिन हैज तो बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि वर्कर जो है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अगर यहाँ पर हैव डिमांडेड होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। प्रेजेंट परफेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, ये अगर आपकी टाइमलाइन है और ये वो पॉइंट है जहां पर आपने इस सेक्शन को, इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, बाय डिफॉल्ट यही एक पॉइंट प्रेजेंट का होता है, इसके पीछे का सारा पास्ट होता है, इसके आगे का सारा फ्यूचर होता है। अब ये काम ए लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ए लॉन्ग टाइम कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, इतनी ड्यूरेशन को मान लो, इतने ड्यूरेशन को रिफर किया। इंडेफिनिट ड्यूरेशन है तो कितना भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि कहीं एक्शन, ये डिमांड वाला एक्शन यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ होगा, गोइंग ऑन रहा होगा, और अभी के पॉइंट पर, जिस टाइम पर सेंटेंस को बोला जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, उस टाइम पर भी ये एक्शन कंटिन्यूअस में है, गोइंग ऑन है, जारी है, चल रहा है। तो कंप्लीशन किसका दिखा रहे हैं आप? कंप्लीशन दिखा रहे हैं इसके इतने पीरियड का, कि इतने पीरियड का, टाइम का कंप्लीशन हो जाता है, एक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, हैव डिमांडेड हायर वेजेस करते हैं, किसी ऑप्शन में लिखा होता है हैव डिमांडेड हायर वेजेस, तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, ड्यूरेशन के साथ किया जा सकता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या कंटेक्स्ट होता, उस सिचुएशन में कहते हैं आप कि इतने इतने टाइम पीरियड्स, इतने टाइम यहाँ पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, इतना गोइंग ऑन रहा, और प्रेजेंट के पॉइंट पर इसमें कंप्लीशन आ गया। तो यहाँ पर भी एक टाइम का कंप्लीशन होता है, लेकिन अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं तो आप ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली ये कह रहे होते हैं कि प्रेजेंट के पॉइंट पर भी एक्शन गोइंग ऑन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 105 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। वर्कर्स के साथ हैज नहीं हैव लगाया जाता है। 105 106 पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। अब देखिए इफ कंजंक्शन लगाया गया है। इफ कंजंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है और इसके द्वारा जोड़ा जाता है किसी कंडीशन को। कंडीशनल क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इफ कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इफ कंजंक्शन का प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में, इनडायरेक्ट स्पीच में उस इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए भी किया जा सकता है जिस इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंटेरोगेशन हुई हो। डायरेक्ट में जो क्वेश्चन होता है, इनडायरेक्ट जब लिखते हैं सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, तो उस क्वेश्चन को इफ या वेदर से जोड़कर लिख दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी उस इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए इफ लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इफ को लगाया गया है एक कंडीशनल क्लोज लिखने के लिए, और ये जो कंडीशनल क्लोज है, ये यूज इस कंडीशनल क्लोज में, कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम किसी कंडीशनल क्लोज में यूज करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक्शन फ्यूचर में प्रोबेबल है, हो सकता है। तो अगर फ्यूचर में प्रोबेबल है तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट डिपेंड करता है, अगर कंडीशन प्रोबेबल है तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो भी प्रोबेबल होगा। तो हमें हैज फाइंड तो लगाना ही नहीं चाहिए। हैज फाइंड तो कंप्लीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि हमें यहाँ पर वर्ब की वो स्टेट लिखनी पड़ेगी जो प्रोबेबिलिटी को या फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को रिफर करें। तो उस सिचुएशन में हम प्रीफर करेंगे विल फाइंड यू। द ट्रैफिक पुलिस विल फाइंड यू, फ्यूचर में ऐसा कर देगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इस पर डिपेंडेंट जो रिजल्ट है वो भी हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, फाइंड नहीं, फाइंड यू भी नहीं। 106 का हो गया फर्स्ट। 107 इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज, फिर से वही कंटेक्स्ट है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, कोमा होगा, टाइपिंग एरर है, सॉरी फॉर दैट। इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव योर इंग्लिश, फिर से जो है इफ कंजंक्शन लगाया गया है, एक कंडीशनल क्लोज लिखी गई है, और कंडीशनल क्लोज में जो आपकी मेन वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मतलब एक प्रोबेबल यानी कि एक फ्यूचर सिनेरियो को रिफर किया जा रहा है। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो कि हो सकती है, प्रोबेबल है, तो इस पर डिपेंडेंट जो रिजल्ट होगा वो भी हो जाएगा। तो इट इम्प्रूव नहीं, इट विल इम्प्रूव लगा देंगे आप। देख लो इट विल इम्प्रूव कहाँ है, ये रहा। इज इम्प्रूविंग गलत, इम्प्रूव भी गलत, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। 107 का दूसरा ऑप्शन। 108 पर चल लेते हैं। आई ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट है, ट्राई मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ट्राई जो है यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट जो लिखा है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है, एक इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी है, टू वी वन, और ये जो इन्फिनेटिव है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ये नाउन के फंक्शन में हो गया, नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। लेकिन इन्फिनेटिव होते तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया सोल्व में, तो हमने पाया कि ये खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसलिए अपने बाद क्या ले लिया, इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स, ये हो गया एक एडवर्ब, इस एडवर्ब ऑफ टाइम को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए। अभी देखिए फॉर प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, 2 आवर्स, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन है। तो अगर फॉर प्रीपोजिशन के साथ ड्यूरेशन लगी है तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एक्शन जो है, बोला अगर रिपोर्ट टाइम ये है, इस पॉइंट पर इस एक्शन को रिपोर्ट किया गया है
ये वो प्रेजेंट का पॉइंट है जब एक्शन को रिपोर्ट किया गया। तो 2 घंटे से ये काम चल रहा है, तो यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ होगा, चल रहा है, और यहाँ हमने बोल दिया, तो या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाओगे या प्रेजेंट परफेक्ट, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। एम ट्राई टू सोल्व, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बी की फॉर्म के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आती है पैसिव स्ट्रक्चर में, या आती है कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस हम दिखा नहीं सकते, हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाना है, तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। ये हो गया आपका 108। आगे चल लेते हैं। I look for a better job for the last 2 months, but nothing is in sight. यहां देखना क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। आई प्रोनाउन हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। लुक फॉर का मतलब हो जाता है टू सर्च। लुक फॉर हो गया टू सर्च, टू सर्च फॉर समथिंग या टू सर्च समथिंग। ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है, इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है। अब आई लुक फॉर अ बेटर जॉब, तो लुक फॉर का मतलब टू सर्च अ बेटर जॉब, यानी कि ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। पूरी फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा है अ बेटर जॉब। ठीक है, जॉब नाउन हो गया, बेटर एक एडजेक्टिव लगाया गया है जॉब के लिए। तो एक कंपैरेटिव डिग्री उस गुड की, कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया गया है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब इस जॉब का, इस नाउन का जो एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का जो उसका गुडनेस एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का कंपैरिजन किया जा रहा है। अब किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? कहीं देन तो लग नहीं रहा, कहीं देन लगा हुआ मिल रहा है क्या आपको? THAN किसी सेंटेंस में, कहीं सेंटेंस में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? इसको बोलते हैं इनहेरेंट कंपैरिजन, कि स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली, एक्सप्लिसिटली, क्लियरली हमने देन कंजंक्शन नहीं लगाया, कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन एक इनहेरेंट कंपैरिजन है उसकी पहले वाली जॉब से, उसकी पहली वाली सिचुएशन से। ठीक है, फिर यहां पर लगा दिया हमने आर्टिकल अ जॉब के लिए, चूंकि काउंटेबल नेचर की नाउन यूज कर रहे हैं। आई लुक फॉर ए बेटर जॉब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द लास्ट 2 मंथ, अब देखिए फॉर प्रीपोजिशन लगा दिया, उसके बाद यहां पर क्या लगा दिया, इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया, द लास्ट 2 मंथ्स। ये क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि फिर से एक ड्यूरेशन लिखी है। अगर ड्यूरेशन लिखी है तो वहां पर इंडेफिनिट स्टेट हम यूज नहीं कर सकते, या तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, हैव लुक्ड फॉर ए बेटर जॉब भी दे रखा है, और हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब भी दे रखा है। अब जो बच्चे रूल रेगुलेशन का रट्टा मार कर चले आते हैं एग्जाम में, वो यहाँ घूम जाएंगे, या तो फिर तुक्का मार के आएंगे या फिर वो छोड़ के आएंगे, फिर वो एसएससी से लड़ेंगे। कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं वही इस क्वेश्चन को करके आएंगे, और यही क्वेश्चन, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और ये आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। जो एग्जाम 1 साल में या 2 साल में आपको कर लेना चाहिए था, उसमें आप 4-4, 5-5 साल से लगे पड़े हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखो क्या बताया मैंने, कि अगर ड्यूरेशन लगी है, अगर एक फॉर प्रीपोजिशन के साथ ड्यूरेशन लगी है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं ऐसे एक्शन के लिए जो किसी एक ड्यूरेशन से चल रहा हो, ये वो पॉइंट है रिपोर्ट टाइम, और इसी टाइम को जो है प्रेजेंट कंसीडर किया जाता है। मतलब जिस टाइम पर आप सेंटेंस को बोलते हो ना, तो बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए बस वही एक पॉइंट जब उसने सेंटेंस को बोला वही प्रेजेंट है। उससे पहले का सारा पास्ट, उसके बाद का सारा फ्यूचर है उस पर्सन के लिए। हमारे लिए और किसी के लिए से कोई मतलब नहीं, उस स्पीकर के लिए। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि ये काम 2 घंटे से चल रहा है, फॉर द लास्ट 2 मंथ, सॉरी 2 मंथ से चल रहा है। तो यहां कहीं एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, चल रहा है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो इसका मतलब हम प्रेजेंट पर परफेक्टनेस भी दिखा रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर परफेक्ट भी दिखा रहे हैं, मतलब कंप्लीशन भी दिखा रहे हैं, कंटिन्यूअस भी दिखा रहे हैं, मतलब गोइंग ऑन भी दिखा रहे हैं। तो कंप्लीशन जो दिखा रहे हैं, या तो अब देखो कि कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बेसिकली कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है।
प्रेजेंट के पॉइंट पर परफेक्ट भी दिखा रहे हैं और कंटिन्यूस भी दिखा रहे हैं। प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर परफेक्ट दिखा रहे हैं इट मींस हम कंप्लीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर हम कंटिन्यूस दिखा रहे हैं इसका मतलब हम गोइंग ऑननेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्लीशन और गोइंग ऑननेस एक ही पॉइंट पर हो सकता है क्या? इसका मतलब हम जो कंप्लीशन दिखा रहे हैं वो हम किसी और चीज का कंप्लीशन दिखा रहे हैं, और जो गोइंग ऑननेस दिखा रहे हैं वो एक्शन को गोइंग ऑन दिखा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो परफेक्शन दिखाया जाता है, जो कंप्लीशन दिखाया जाता है, वो एक्शन का कंप्लीशन नहीं दिखाया जाता, वो टाइम पीरियड का कंप्लीशन दिखाया जाता है। एक्शन का गोइंग ऑननेस दिखाया जाता है कंटिन्यूअस लगाकर, क्योंकि एक्शन को कंप्लीशन और गोइंग ऑन एक ही पॉइंट पर नहीं दिखाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप ये कहोगे एक्शन कंप्लीट हो गया, या फिर ये कहोगे कि चल रहा है। तो कंप्लीशन है उस टाइम पीरियड का, इसीलिए इसको पार्शियल कंप्लीशन बोला जाता है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो तो आप प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन दिखा रहे हो इस टाइम पीरियड का, 2 महीने का, लास्ट 2 मंथ का, और कंटिन्यूअस भी लगा रहे हो तो मतलब गोइंग ऑन दिखा रहे हो यहां पर एक्टिविटी की। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हो तो आप केवल इस पॉइंट तक जितना भी कंप्लीशन हो गया टाइम का वो दिखा रहे हो। एक्टिविटी अभी गोइंग ऑन है या नहीं है इसके बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसको आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया। अगर आप इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहे हो तो बस आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि ये एक्शन लास्ट 2 मंथ से चल रहा है, गोइंग ऑन है, मतलब कि इतने टाइम पीरियड का इसमें कंप्लीशन आ गया। केवल प्रेजेंट परफेक्ट में इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है या नहीं है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर सेंटेंस यहां पर एंड हो जाता तब आप दोनों ऑप्शन चुन सकते थे, आप पहला लगा दो सही है, दूसरा लगा दो सही है, लेकिन सेंटेंस में आगे लिखा है बट नथिंग इज इन साइट। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है ये इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करती है कि जो लुक फॉर वाला काम है, जॉब को सर्च करने वाला काम है, अभी भी चल रहा है। तो अभी भी चल रहा है तो फिर वो अभी भी गोइंग ऑन है। प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाओगे तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट जो है वैलिड हो गई। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन था इसको मैं चूज नहीं करूंगा। नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, चौथा भी नहीं है, इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया, टाइम से पीछे चला गया हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके कॉन्सेप्ट आपने तैयार किए हैं तो एग्जाम नहीं घुमा सकता आपको, कोई एग्जाम नहीं घुमा सकता आपको। ये 109 हो गया। 110 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। ओके, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, फिर से इफ कंजंक्शन लगाया गया है, एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया गया है वो भी ऐसी जो एक प्रोबेबल कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया जा रहा है। जब कंडीशन प्रोबेबल है तो इस पर जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो रिजल्ट भी प्रोबेबल है, वो भी हो जाएगा। तो उस फ्यूचर में होने वाले उस एक्शन को, प्रोबेबल एक्शन को दिखाने के लिए प्रूव्स नहीं, विल प्रूव, इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये हो गया 110, 111, ये लिखा हुआ है 111वां सेंटेंस। इफ आई हैव मनी आई विल परचेज दिस हाउस। क्या इस कॉन्सेप्ट को एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी बार बताऊंगा? आई विल परचेज दिस हाउस, इफ आई हैव मनी आई विल परचेज दिस हाउस। हैव यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ओनरशिप को, पोजेशन को रिफर करती है। इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि एक प्रोबेबल सिचुएशन है तो आई विल परचेज लगा दोगे। 111वां हो गया। 112वें पे चल लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है सी रीड दैट नॉवल सिंस सी गॉट अप इन मॉर्निंग। द नहीं लगा, इन मॉर्निंग। तो सी यहाँ पर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो गया। रीड यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर सी सब्जेक्ट है तो या तो रीड्स करना था, या फिर जो एडवर्ब ऑफ टाइम लगा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के हिसाब से वर्ब का टेंस डिसाइड होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड्स द टेंस ऑफ अ वर्ब। ठीक है, वर्ब जब टाइम को रिफर करने लगती है उसी वर्ब को टेंस कह देते हैं।
वर्ब जब टाइम को रिफर करने वाली फॉर्म में आ जाए तो वर्ब की उस फॉर्म को जो टाइम को रिफर करे, टाइम को एक्सप्रेस करे, उसी को टेंस कहते हैं। तो एडवर्ब टाइम लगते ही जो है वर्ब का टेंस डिसाइड हो जाता है, और अगर एडवर्ब टाइम नहीं लगाए तो वर्ब को आप किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं। सी रीड, ट्रांजिटिव नेचर के बाद इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट दैट नोवेल। तो नोवेल कोई दूर रखा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंट बता रहा है। डिस्टेंट मतलब कि कोई ऐसा नोवेल है जो दूर रखा हुआ है। दैट नोवेल, पास रखा होता है दिस नोवेल। पॉइंट आउट करने के लिए दैट डिटर्मिनर लगाया गया है इस नाउन के लिए। सी रीड दैट नोवेल। अब देखिए सिंस लगा है, ये जो सिंस वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो ये पॉइंट इन टाइम को रिफर करता है, ठीक है। जैसे सिंस सी गोट अप इन मॉर्निंग, तो गोट अप का मतलब वेक, ठीक है, वेक अप। गेट अप का मतलब टू वेक अप, उठना सुबह को। तो सिंस सी गोट अप इन मॉर्निंग, तो ये एक्शन जब भी हुआ होगा, जिस भी टाइम पे हुआ होगा, मान लो 6 बजे हुआ होगा, 6 बजे वो उठी होगी, तो सिंस 6 AM आप लिख सकते थे। तो सिंस प्रीपोजिशन का यूज क्या आता है, किसी पॉइंट इन टाइम को रिफर करने के लिए। जैसे सिंस प्लस पॉइंट इन टाइम लगा होता है, हम यहाँ पर आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस लगा देते हैं, यानी कि हैज बीन रीडिंग दैट नोवेल हो जाएगा। लेकिन सिंस को यहाँ पर कंजंक्शन बनाकर लिखा गया है, और कंजंक्शन जब सिंस होता है तो दो तरह के फंक्शन में ये आ सकता है। पहला तो ये कि बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, एज, बिकॉज और सिंस। ये तीनों कंजंक्शन जो है कोज या रीजन को रिफर करते हैं। बिकॉज को क्यों लगाते हैं, बिकॉज कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को लिखते हैं वो क्लोज कोज या रीजन होती है मेन क्लोज वाले एक्शन के होने या ना होने का, करने या ना करने का। तो एक तो सिंस बिकॉज के सिमिलर फंक्शन में, सिमिलर मीनिंग में काम करता है। दूसरा, सिंस के द्वारा हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को भी रिफर कर सकते हैं, जैसे हमने इस सेंटेंस में कर रखा है। हमने एक क्लोज लिखी, और वो क्लोज लिखी हमने पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज मतलब पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट पर होने वाला एक्शन, पास्ट में किसी पॉइंट पर ये एक्शन हुआ होगा, और किस पॉइंट पर हुआ है, जो मॉर्निंग निकल गई। मॉर्निंग के बाद ये सेंटेंस बोला जा रहा है, लंच टाइम पर, नून में या इवनिंग में या नाइट को ये सेंटेंस बोला जा रहा है, सिंस सी गॉट अप इन द मॉर्निंग। तो ये जो क्लोज लिखी है इसका टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट में ये एक्शन हो गया होगा मॉर्निंग में। तो यहाँ पर ये अगर आपकी टाइमलाइन है और इस टाइम पर आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये वो पॉइंट है जहां पर मॉर्निंग थी, और इस पॉइंट पर वो गोट अप हुई, शी गोट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। और इस पॉइंट से जो है वो नोवेल जो है उसका चल रहा है। यहां पर हमने इस सेंटेंस को रिपोर्ट कर दिया इस पॉइंट पर आके। तो इस तरह से हम एक क्लोज के द्वारा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर कर सकते हैं, और प्रीपोजिशन भी बनाकर लिख सकते हैं सिंस को पॉइंट इन टाइम को रिफर करने के लिए। कंजंक्शन बनाकर भी लिख सकते हैं। जब कंजंक्शन बनाकर लिखेंगे तो हम एक क्लोज लिखेंगे, और वो क्लोज क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज ही पास्ट के टाइम को रिफर करेगी। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहां पर वो उठी मॉर्निंग में, और यहाँ से एक काम चल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक काम चल रहा है, और यहाँ पर भी गोइंग ऑन है। क्या लगा दोगे, सी हैज बीन रीडिंग दैट नोवेल, ठीक है। 112 का दूसरा। बस इतना ही है आज। तो इसी तरह से जो है दिमाग लगाकर चीजों को करना है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।